हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ अटेम्प्ट्स। जी हाँ दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे चल रही है आप सभी की राजस्थान सीएचओ की तैयारी? आई होप अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आप कंटिन्यू मेहनत कर रहे हो और आपको मेहनत का फल अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो एक बार फिर से सभी को गुड मॉर्निंग। आज का अपना बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा, तो कंटिन्यू देखना। और पहली बार कोई आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास हो आपको क्या मिल जाए सर, नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। किसका? इंपॉर्टेंट एल सब्जेक्ट एमसीक्यू। हाँ जी, जितने भी सब्जेक्ट हैं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसका मैंने एमसीक्यू लेके आया हूँ आप सभी के सामने, ताकि आपको शॉर्ट टाइम में अच्छी स्टडी हो सके। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, सभी अपना राइट आंसर ज़रूर दोगे। कि पहला क्वेश्चन अपना है कि द मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। जी हाँ, कीमोथेरेपी होती है, किसके ट्रीटमेंट में काम आती है? जवाब दो सभी बच्चे, जवाब दो सभी बच्चे। बहुत अच्छी बात है, सभी का राइट आंसर आ रहा है कि सर कीमोथेरेपी कैंसर वाले पेशेंट को ट्रीटमेंट के लिए दी जाती है। ठीक है, तो इस कीमोथेरेपी का एडवर्स इफेक्ट पूछा है डॉक्टर साहब आपसे कि एडवर्स इफेक्ट क्या होता है? नोजिया एंड वॉमिटिंग होती है, या फिर कॉन्स्टिपेशन होता है, या डायरिया होता है, या पेनफुल माउथ सोर्स होता है? आप सभी अपना राइट आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो, अभी लिखो, ताकि मुझे भी पता चल जाए आपकी किस तरह से तैयारी है। बहुत अच्छी बात है, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं कि कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या है। तो आप सभी ने राइट आंसर दे दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर रहेगा मेरे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, नोजिया एंड वोमिटिंग। जी हाँ, कीमोथेरेपी के एडवर्स इफेक्ट क्या है? नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, और इस नोजिया एंड वोमिटिंग को ट्रीटमेंट करने के लिए याद रखना, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को क्या दी जाती है? ओंडोस्ट्रोन टैबलेट या इंजेक्शन दी जाती है, ओंडोस्ट्रोन। और कितने एमजी की दी जाती है? तो याद रखना, कीमोथेरेपी वाले पेशेंट को 8 एमजी की दी जाती है। 8 एमजी की ओंडोस्ट्रोन दी जाती है नोजिया एंड वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए। और जब अपने नॉर्मल सिंपली आप डॉक्टर साहब जब लिखोगे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे, तो वो है क्या होगी, जो ओंडोस्ट्रोन टैबलेट होगी वो होती है 4 mg की। वो कितनी mg की होती है? 4 mg की। ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ सकते हैं ताकि राजस्थान सीएचओ में। ठीक है, तो आज का अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट कॉमन साइट ऑफ मेटास्टेटिस इन ब्रेस्ट कैंसर। हाँ जी, ब्रेस्ट कैंसर का मोस्ट कॉमन कौन सी साइट है जहाँ पर मेटास्टेटिस होता है? मेटास्टेटिस का अर्थ होता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में सेपरेट करना, उसका अर्थ होता है मेटास्टेटिस। और ब्रेस्ट कैंसर का मैंने पूछा है कि ब्रेस्ट कैंसर कहाँ पे सेपरेट होता है, तो आपको याद रखना, लंग में होता है क्या, या लीवर में, या बोन में, या ब्रेन में? सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है, मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी का राइट आंसर आ रहा है कि मेटास्टेटिस इन ब्रेस्ट कैंसर। तो इसका राइट आंसर की जवाब देता हूँ कि क्या होता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा, जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर बोन में। जी हाँ, जो अपना बोन के अंदर क्या होगा सर? मेटास्टेटिस होगा, किसका? ब्रेस्ट कैंसर का। ये बात आपको नोट कर लेना। जहाँ जहाँ ब्रेस्ट कैंसर होगा, कैंसर होगा, वहाँ मतलब सेपरेट करने की अलग अलग लोकेशन होगी। तो मैंने ब्रेस्ट कैंसर की बताई है, तो ब्रेस्ट कैंसर याद रखना, बोन के अंदर सेपरेट हो मेटास्टेटिस होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ब्रेस्ट कैंसर कॉमन इनटू द वोमेन। हाँ जी, जो ब्रेस्ट कैंसर होता है वह किस वोमेन में मोस्ट कॉमन पाया जाता है? मैंने ये पूछा है कि किस वोमेन में ये कॉमन होता है। तो लैक्टेटिंग अनमेरिड वोमेन में। लैक्टेटिंग अर्थ होता है जो मदर ब्रेस्ट फीडिंग कराती हो, या नॉन लैक्टेटिंग अनमेरिड वोमेन में, या नॉन लैक्टेटिंग मैरिड वुमेन में, या नॉन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो कि ब्रेस्ट कैंसर किस में मोस्ट कॉमन पाया जाता है? वुमेन में। तो सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि ब्रेस्ट कैंसर किस में मोस्ट कॉमन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर मैं जवाब देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। इसका राइट आंसर रहेगा नॉन लैक्टेटिंग एंड अनमेरिड वुमेन में। जी हाँ, ऐसी कोई भी महिला जो क्या है अभी तक ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाई है, और उसकी क्या नहीं हुई है, अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी तक उसकी क्या नहीं हुई, शादी नहीं हुई, उसके अंदर मोस्ट कॉमन पाया जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने के चांस। इसलिए शादी ज़रूरी है महिलाओं के लिए, क्योंकि ये ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करता है। क्योंकि शादी करने के बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से क्या होता है, हार्मोन का रिलीज होता है, और हार्मोन की रिलीज़ की वजह से ब्रेस्ट कैंसर के चांस कम हो जाते हैं। ठीक है,
ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड, हाँ जी, चाइल्डहुड के अंदर कौन सी चीफ इलनेस रहेगी, बच्चों के अंदर चाइल्डहुड के अंदर कौन सी चीफ कंप्लेन रहेगी। ये बात आपको मैंने पूछी है कि बच्चों में फ्लू सबसे कॉमन रहता है, या कॉमन कोल्ड, या फिर मीजल्स, या ईयर इन्फेक्शन। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि द चीफ इलनेस ऑफ चाइल्डहुड। तो आप सभी ने जवाब दे दिया, और मैं भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉमन कोल्ड। जी हाँ, कॉमन कोल्ड मोस्ट कॉमन पाया जाता है किसमें, चाइल्डहुड इलनेस के अंदर। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि व्हाट इज़ द अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। हाँ जी, नियोनेट के अंदर अर्ली ऑनसेट कौन सी, कितने घंटे के अंदर अर्ली नियोनेट सेप्सिस होता है, ये मैंने पूछा है। एक अर्ली होता है और एक होता है लेट। तो मैंने अर्ली का पूछा है कि इन्फेक्शन विद इन 12 हॉर्स आफ्टर बर्थ, यानी 12 घंटे के बाद, जन्म के बाद होता है, उसे कहा जाता है क्या, अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस। या फिर इन्फेक्शन विद इन 72 हॉर्स आफ्टर बर्थ, इसे कहा जाता है। या फिर थर्ड ऑप्शन है कि इन्फेक्शन विद इन 24 आवर्स आफ्टर बर्थ, या नॉन ऑफ द अबव। इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि व्हाट इज़ द अर्ली ऑनसेट ऑफ नियोनेटल सेप्सिस। तो इसका मैं राइट आंसर बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या है। तो सर इसका राइट आंसर रहेगा इन्फेक्शन विद इन, हाँ जी, इन्फेक्शन विद इन 72 हार्स आफ्टर बर्थ। 72 घंटे के अंदर अंदर अगर बच्चे में इन्फेक्शन हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, अर्ली ऑनसेट नियोनेटल सेप्सिस। ये बात आपको नोट कर लेनी है, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, तो अगर आपसे पूछा जा सकता है कि अर्ली नियोनेट सेप्सिस का कोज क्या होता है, तो मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको जवाब देना कि इंट्रायूट्राइन या इंट्रानेटल इन्फेक्शन। जी हाँ, जब आप डिलीवरी करवा रहे हो तो आपने क्या नहीं पहने सर, ग्लव्ज नहीं पहने, आपने ग्लव्ज नहीं पहने, या आप जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हो डिलीवरी में वो क्या हो सर, वह कंटामिनेटेड हो, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसके वजह से क्या हो सकता है, अर्ली नियोनेट सेप्सिस हो सकता है। या फिर जहाँ पर आप डिलीवरी करवा रहे हो, चाहे ओटी हो चाहे लेबर रूम हो, वहाँ पर क्या नहीं हो, अच्छी तरह से साफ़ सफाई नहीं हो। तो याद रखना, आप अच्छी तरह से जब डिलीवरी कराओगे साफ़ सफाई से, क्लीन से, तो उससे क्या, किससे प्रिवेंट करोगे, नियोनेटल सेप्सिस से, अर्ली में, ठीक है। और आपसे पूछा जा सकता है कि सर लेट नियोनेटल सेप्सिस क्या होता है, तो आपको जवाब देना लेट नियोनेटल सेप्सिस होता है कि 72 हार्स आफ्टर बर्थ, 72 घंटे के बाद, जन्म के 72 घंटे के बाद अगर कोई भी इन्फेक्शन होता है तो उसे कहा जाता है लेट नियोनेटल सेप्सिस। ये बात आपको नोट कर लेनी है। और लेट नियोनेटल सेप्सिस का कोज क्या है, तो आपको जवाब देना कि लो बर्थ वेट बेबी। जी हाँ, LBW बेबी है, ठीक है। या ब्रेस्ट फीडिंग नो, यानी ऐसी मदर जो बच्चे को दूध नहीं पिला रही है, उसके अंदर चांस है। या फिर नोजोकोमियल इन्फेक्शन, अगर हॉस्पिटल से एसोसिएट कोई भी इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से लेट नियोनेटल सेप्सिस हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है ना। बोलो येस और नो, बोलो येस और नो। अच्छी बात है, सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, ठीक है। तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि RDS इज कॉमन इन प्रीटर्म बेबी ड्यू टू, किसकी वजह से RDS होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। RDS की फुल फॉर्म है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है। तो ये किस बच्चे में, प्रीटर्म बेबी में क्यों होता है, ये मैंने पूछा है कि ये उसमें लिथार्जी की वजह से होता है RDS, या फिर पुअर हेल्थ की वजह से होता है, या पुअर सरफेक्टेंट की वजह से होता है, या फिर होता है डॉक्टर साहब नॉन ऑफ द अबो। इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है, आपकी चाहे कम्युनिटी हो, चाहे पीडियाट्रिक हो, चाहे मेटरनल हेल्थ हो, आपके सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप इसी तरह तैयारी करते रहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा राजस्थान CHO में। तो RDS कॉमन इन प्रीटर्म बेबी ड्यू टू, तो इसका कारण आपने बता दिया, और मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर रहेगा सिर्फ पुअर सरफेक्टेंट। हाँ जी, जब बच्चे के लंग्स के अंदर सरफेक्टेंट नहीं होगी तो उसकी वजह से क्या हो सकता है सर, RDS यानी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। अब बात करता हूँ कि सर सरफेक्टेंट क्या होता है, तो मैंने पहले भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि सरफेक्टेंट एक क्या होता है, एक लिक्विड होता है। मान लो कि जो क्या होता है, लंग्स के अंदर दो सेल होती है,
टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड। तो टाइप सेकंड के अंदर जो सेल होती है न्यूमोसिस्टिक सेल होती है, उसके अंदर क्या वो वह सेल क्या करती है, सरपेटेंट का प्रोडक्शन करती है। ठीक है, तो अगर किसी भी बच्चे का जन्म 34 वीक से पहले हो गया तो उसके अंदर सरपेक्टेंट बनने की बहुत कम चांस रहती है। सरपेक्टेंट बनने की बहुत कम चांस रहती है। उस बच्चे में क्या जा सकता है सर, उसमें जा सकता है RDS यानी कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जा सकता है। ठीक है, तो उससे प्रिवेंट करने के लिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर क्या लिखता है, उसके अंदर लिखता है कि अगर 34 वीक से प्री टर्म डिलीवरी हो रही है तो उसमें गायनेकोलॉजिस्ट लिखता है कि बेथामेथासोन इंजेक्शन, ठीक है, या फिर डक्सोना इंजेक्शन लिखता है जो आपको देना होगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया। बोलो येस और नो, बोलो येस और नो। अच्छी बात है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। हाँ जी, जो KMC होती है, बोले तो कंगारू मदर केयर विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू, कंगारू मदर केयर के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कैन बी डन बाई फादर एंड एल्सो, ठीक है, एल्सो क्या कंगारू मदर केयर फादर भी दे सकता है, या इंडिकेट फॉर LBW बेबी, क्या ये लो बर्थ वेट बेबी के लिए होता है, या इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल, ठीक है, क्या ये इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल के लिए होता है, या एल ऑफ द अबो के लिए होता है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि KMC के लिए क्या कौन सा कथन सत्य है। तो इसका मैं राइट आंसर दबा देता हूँ कि इसका राइट आंसर रहेगा एल ऑफ द अबो। जी हाँ, सभी कथन इसके बारे में क्या है सर, सत्य है कि इस कंगारू मदर केयर फादर भी दे सकता है, और यह लो बर्थ वेट बेबी के लिए होता है। ठीक है, और ये इफेक्टिव थर्मल कंट्रोल जो बच्चों के अंदर क्या ना हो, हाइपोथर्मिया ना हो, उससे प्रिवेंट करने के लिए होता है। और इसका कथन क्या है, सभी तीनों कथन सत्य है। किसके बारे में, KMC के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि द नॉर्मल शेप ऑफ द एंटीरियर फोंटानिल। हाँ जी, बच्चे के अंदर जो एंटीरियर फोंटानिल होता है, दो फोंटानिल होते हैं, एक तो एंटीरियर एक पोस्टीरियर। तो मैं एंटीरियर फोंटानिल की बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल क्या होती है, शेप क्या होती है, राउंड शेप होता है, या स्क्वायर शेप होता है, या डायमंड शेप होता है, या ट्राइंगुलर शेप होता है। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरे फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि द नॉर्मल शेप ऑफ द एंटीरियर फोंटानिल। तो इसका राइट आंसर मैं जवाब देता हूँ कि इसका राइट आंसर रहेगा सर डायमंड शेप। जी हाँ, जो एंटीरियर फोंटानिल होगा वो कैसा शेप होगा सर, उसका होगा डायमंड शेप का होगा। ये बात आपको नोट कर लेनी है एंटीरियर फोंटानिल के बारे में। एंटीरियर फोंटानिल के हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, चाहे एंटीरियर हो चाहे पोस्टीरियर हो, आप ज़रूर पढ़ लेना, मैं आपको भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, इनके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं हर एग्ज़ाम में। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्रा इंडिकेट इन द प्रेगनेंसी। जी हाँ, जब प्रेगनेंसी हो तो उसके अंदर कौन सी वैक्सीन आपने को नहीं दे सकते, यानी कि उसमें रहती है कॉन्ट्रा इंडिकेट रहती है। ठीक है, तो उसके अंदर वैक्सीन का नाम बता देता हूँ मैं फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर कि रूबेला नहीं दे सकते, या डिप्थीरिया, या टीटी, या नॉन ऑफ द अबो। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है कि मैं कैसा भी क्वेश्चन बना दूं आप सभी राइट आंसर देते हो, मुझे ये देख के खुशी होती है क्योंकि आपको ओवरऑल ज्ञान है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के अंदर कौन सी वैक्सीन कॉन्ट्रा इंडिकेट होती है, आप सभी ने राइट आंसर दे दिया। फिर भी मैं उसका राइट आंसर आपको बता देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा सर, उसका राइट आंसर रहेगा रूबेला। जी हाँ, रूबेला प्रेगनेंसी के अंदर नहीं दे सकते, ये बात याद रखना, क्योंकि सर रूबेला के अंदर क्या होता है, तो रूबेला के अंदर क्या हो सकता है कि बच्चे के अंदर डिफेक्ट पैदा कर सकता है, बच्चे के अंदर डिफेक्ट पैदा कर सकता है कौन, रूबेला। और रूबेला के आपके बारे में मैंने पहले ही बता दिया, R फॉर रूबेला और R फॉर रानी, रानी यानी कि अपनी रानी। ठीक है, तो सर जब जब मैं रानी को देखता हूँ, यानी मेरी रानी को देखता हूँ, तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता, तो रूबेला हो जाता है प्रेगनेंसी में। तो बच्चे के अंदर क्या हो जाता है सर, कैटेरेक्ट हो जाता है, कैटेरेक्ट हो जाता है। ठीक है, और जब 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 सर मैं मेरी रानी को देखता हूँ मुझे उससे प्यार हो गया, और जब जब मैं देखता नहीं, जब जब उनके बारे में सुनता हूँ तो मुझे और कुछ सुनाई नहीं देता, एनी टाइम मुझे अपनी रानी का नाम ही याद आता है। तो अपनी रानी का नाम आता है तो रानी से क्या हो सकता है सर, उसे हो सकती है बच्चे में डेफनेस, ये बात याद रखना, हर एग्जाम में आती है, तो मैं ट्रिक के साथ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और सर जब जब मैं मेरी रानी को देखता हूँ तो मेरी दिलों की धड़कन बढ़ जाती है, तो बच्चे में क्या हो सकता है सर, तो बच्चे में हो सकता है सर PDA, पेंटेड डक्टस आर्टियोसिस हो सकता है। ठीक है, हार्ट डिजीज़ हो सकती है। तो ठीक है, तो अपनी रानी से को रिलेटेड करके ये 3 क्वेश्चन अपना राइट करना, क्योंकि रूबेला के बारे में ये ट्रायल सिम्टम पूछा जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया ना। बोलो येस और नो,
बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ एपिडेमियोलॉजी ट्राइड। हाँ जी, एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के कौन से इसके अंदर क्या नहीं है, कंपोनेंट नहीं है। ठीक है, तो इसके अंदर एजेंट है, एक होस्ट है, एक सर्विलेंस है, या एक है क्या सर, इन्वायरमेंट है। तो एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर कौन सा नहीं है ये मैंने पूछा है। तो आप सभी अपना राइट आंसर दो, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन क्या है सर, सभी क्वेश्चन क्या है सर, अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, और ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है राजस्थान CHO में। ठीक है, तो एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर कौन से नहीं आते, तो इसका आप सभी ने राइट आंसर दे दिया, और मैं भी इसका राइट आंसर दे देता हूँ कि इसके अंदर क्या नहीं आता सर। इसके अंदर सर्वेलेंस ये नहीं आता, और एपिडेमियोलॉजी ट्राइड क्या होता है, 3 होता है इसके अंदर, एक एजेंट होता है, इन्वायरमेंट भी होता है, और होस्ट भी होता है। ये 3 चीज़ होती है एपिडेमियोलॉजी ट्राइड के अंदर। एपिडेमियोलॉजी ट्राइड अपना सिलेबस में टॉपिक है, इसके बारे में मैं आपको और बता दूंगा, क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज रिड्यूज इफिशिएंसी ऑफ लो डोज ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। हाँ जी, कौन सी अगर आपने ड्रग ले ली साथ में OCP के, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव के, तो OCP के इफेक्ट को कम कर देती है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता चुका जब मैंने फैमिली प्लानिंग पढ़ाया। ठीक है, तो आपका कोई भी क्वेश्चन ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए। आप मुझे अभी तुरंत इसका राइट आंसर दो कि पेनिसिलिन इफेक्ट को कम करती है, या टेट्रासाइक्लिन, या एम्पिसिलिन, या रिफार्मसिन। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है कि आपको सभी क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इसका राइट आंसर मैं जवाब देता हूँ, आपने बता दिया, फिर भी मैं बता देता हूँ कि OCP के साथ कौन सी ड्रग लेने से उसका इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है। तो OCP के साथ अगर आपने क्या ले ली, आपने रिफार्मसिन ले ली, तो रिफार्मसिन क्या करती है, OCP को इफेक्ट को कम कर देती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। जब भी आप OCP किसी भी वुमेन को दो, तो आप उसको कहोगे कि आपको रिफार्मसिन, अगर किसी भी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग चल रही है, ठीक है, तो उसके अंदर रिफार्मसिन अगर साथ में लोगे किसके, OCP के, तो इसको इफेक्ट को कम कर देगी। तो आपके क्या होने के चांस रहेंगे, उसके चांस रहेंगे। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन डिलीवरी होने के चांस रहेंगे। ठीक है, कंसेप्शन होने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या सर है कि ऑन मई 24 2019, जी हाँ यह डेट थी, द WHO सर्टिफाइड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज मलेरिया फ्री। WHO ने कहा था 24 मई 2019 के अंदर कौन सा ऐसा देश है जिसके अंदर मलेरिया फ्री घोषित कर दिया, यानी कि वहाँ पर कोई भी मलेरिया के केस नहीं मिलते। तो इसके अंदर पहला ऑप्शन है कि अल्जीरिया, या अफ्रीका, या युगांडा, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसके अंदर कौन सी ऐसी कंट्री है तो WHO ने कहा कि इस कंट्री में अभी तक कोई नहीं है, क्या नहीं है, मलेरिया नहीं है, उसका एक सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, ये बात आपको नोट कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। आई होप आप सभी को राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये देखें कि आपका ओवरऑल ज्ञान है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैं जवाब देता हूँ कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा सर अल्जीरिया। जी हाँ, अल्जीरिया के हैं, WHO ने सर्टिफाइड कर दिया कि वहाँ पर क्या नहीं है, मलेरिया के केस नहीं है। आई होप आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैं फीडबैक ले रहा हूँ कि समझ में आ रहा है, तो येस ज़रूर लिखो। सभी बच्चे येस ज़रूर लिखो, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि बार्थोलिन ग्लैंड इज प्रेजेंट। जी हाँ, बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये वेजाइना के अंदर होती है, या यूट्रस के अंदर, या ओवरी के अंदर, या सर्विक्स के अंदर। तो सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो कि बार्थोलिन ग्लैंड कहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो सभी बच्चों के राइट आंसर आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। आप कितने फास्ट कमेंट करते हो, बहुत अच्छा लगता है जब इतना फास्ट आप आंसर देने की कोशिश करते हो। तो इसका राइट आंसर रहेगा वेजाइना। जी हाँ, वेजाइना के अंदर क्या रहती है सर, बार्थोलिन ग्लैंड रहती है। जो ये वेजाइना होती है, इसके अंदर दोनों साइड के राइट और लेफ्ट साइड में 2 बार्थोलिन ग्लैंड होती है। और ये क्या काम आती है, जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो ये क्या करती है सर, लुब्रिकेंट का कार्य करती है, लुब्रिकेंट का कार्य करती है। तो बार्थोलिन ग्लैंड से क्या आता है, लुब्रिकेंट का क्या होता है सर, सिक्रीशन होता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा कि द नॉर्मल यूट्रस वेट ग्राम। हाँ जी, द यूट्रस का नॉर्मल कितना वेट होता है, ग्राम में पूछा है। ठीक है, केजी में तो जब प्रेगनेंसी होती है तब होता है। ठीक है, तो 80 ग्राम का होता है नॉर्मल, या 60 ग्राम का, या 50 ग्राम का, या 90 ग्राम का। याद रखना
यह डाटा कन्फर्मेटिव डाटा है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो नॉर्मल यूट्रस वेट कितना है, तो सभी बच्चे का राइट आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि नॉर्मल यूट्रस की कितना ग्राम का होता है, तो आप सभी ने राइट आंसर दे दिया। तो मैं भी बता देता हूँ, इसका राइट आंसर रहेगा सर बी। जी हाँ, जिस नॉर्मल यूट्रस का वेट होता है 60 ग्राम होता है, ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, और हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी हाँ, ये क्वेश्चन अगर किसी ने एम्स पटना के एग्ज़ाम दिया हो 2020 में, तो ये क्वेश्चन आया था कि पेग सेल इन द सीन द, हाँ जी, पेग सेल किसके अंदर सीन होती है। ठीक है, इंटेस्टाइन में होती है, या स्टोमक में होती है, या फ्लोपियन ट्यूब में होती है, या वेजाइना में होती है। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि पेग सेल कहाँ पर होती है। तो इसका राइट आंसर मैं जवाब देता हूँ कि फ्लोपियन ट्यूब, जो फ्लोपियन ट्यूब होती है, जो यूट्रस होता है उसके साइड में क्या होती है सर, 2 फ्लोपियन ट्यूब होती है। ठीक है, 2 फ्लोपियन ट्यूब होती है, उसके अंदर ही क्या पाई जाती है सर, उसके अंदर ही क्या पाई जाती है सर, पेग सेल पाई जाती है, उसमें ही क्या जाती है, पेग सेल पाई जाती है। ये बात याद रखना। और आपसे पूछ ले कि पेग सेल का कार्य क्या होता है, पेग सेल का कार्य क्या होता है, तो आपको जवाब देना कि इट प्रोवाइड द न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन द ओम एंड एल्सो एक्टिव द स्पर्म। जी हाँ, ओम को क्या करती है सर, ये न्यूट्रिशन प्रदान करती है, कौन, पेग सेल, और प्रोटेक्शन भी प्रदान करती है। ठीक है, और जो स्पर्म होता है, जो मेल स्पर्म होता है, उसको क्या करती है सर, एक्टिवेट का कार्य करती है, उसको एक्टिवेट करती है कौन, पेग सेल। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि द साइलेंट, हाँ जी, साइलेंट किलर डिजीज इन द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के अंदर साइलेंट किलर डिजीज कौन सी होती है, हाइपरटेंशन होती है, या फिर होता है डायबिटीज मेलाइटिस, या फिर हाइपोथर्मिया या हाइपरथर्मिया। ये किसी का रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होना चाहिए। सभी बच्चे अभी अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं। ठीक है, कि साइलेंट किलर डिजीज किस चिल्ड्रन में क्या होती है, तो इसका राइट आंसर आप सभी ने दे दिया, और मैं भी इसका राइट आंसर दे देता हूँ सर, हाइपोथर्मिया। जी हाँ, बच्चों में हाइपोथर्मिया को क्या कहा जाता है सर, साइलेंट किलर डिजीज़ के नाम से जाना जाता है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि साइलेंट किलर डिजीज़ इन अडल्ट, अडल्ट के अंदर साइलेंट किलर डिजीज़ कौन सी होती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस, या टीबी, या स्मोकिंग, या हाइपरटेंशन। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि साइलेंट किलर डिजीज़ इन द अडल्ट में क्या होती है। तो इसका राइट आंसर आपने जवाब दे दिया, और मैं भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ मेरी फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसका राइट आंसर रहेगा सर हाइपरटेंशन। जी हाँ, किसी का हाइपरटेंशन है तो वो क्या होगी सर, साइलेंट किलर डिजीज़ के नाम से जाना जाती है, किसमें, अडल्ट में। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, लेके चलता हूँ अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटिस इन द चिल्ड्रन, बच्चों के अंदर कौन सा डायबिटीज़ मेलाइटिस पाया जाता है। ठीक है, तो डायबिटीज़ मेलाइटिस सेकंड, या डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट, या ओल्ड एज डायबिटीज़ मेलाइटिस, या नॉन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। सभी बच्चे अपना राइट आंसर दो। बहुत अच्छी बात है फ्यूचर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर, आप सभी के राइट आंसर आ रहे हैं कि मोस्ट कॉमन डायबिटीज़ मेलाइटिस इन द चिल्ड्रन। ठीक है, तो आप सभी ने इसका राइट आंसर दे दिया, और मैं भी इसका राइट आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर रहेगा सर डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट। हाँ जी, बच्चों के अंदर क्या पाई जाती है, डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट पाई जाती है। ये बात आपको नोट कर लेनी है। ठीक है, इसी को तो क्या कहा जाता है, डायबिटीज़ मेलाइटिस फर्स्ट, या जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस भी कहा जाता है। दूसरा नाम क्या है, जुवेनाइल डायबिटीज़ मेलाइटिस कहा जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन यहाँ तक ही समाप्त होते हैं। ठीक है, अपनी अब नेक्स्ट क्लास रहेगी शाम को, रहेगी 10:15 PM पर। ठीक है, 10:15 PM पर। तो इसलिए कंटिन्यू मेहनत करते रहना, लगातार मेहनत करते रहना, क्योंकि अपने को हर हालत में चाहिए राजस्थान CHO। मुझे बनना है तो बनना है क्या, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। इसी के साथ मेरी शुभकामनाएं, कंटिन्यू मेहनत करते रहना। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आए तो आप हमसे जवाब देना, जब भी हमारे पास टाइम होगा आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। बने रहना, और लाइक करना इस क्लास को अच्छा लगा हो तो, और शेयर करना अपने फ्रेंड और ग्रुपों में नर्सिंग के। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। एक बार सभी बोल दीजिए, जय हिंद, जय भारत।